हाय गाइस, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैं एक इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंग्लिश एक्चुअली कितनी ज़रूरी है और किस किस लेवल पे कितनी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। क्या अगर मतलब इंग्लिश आपकी इतनी सही नहीं है बट आप टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो क्या आपका कुछ जुगाड़ बन सकता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं अपने बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट 9 इयर्स एक्सपीरियंस है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मोस्टली मैंने डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में ही काम किया है और मैं 2-3 एमएनसी भी में भी काम कर चुका हूँ जहाँ पे एक्चुअली मेरे को मौका मिला है क्लाइंट से बात करने का। क्लाइंट आई मीन फॉरेनर से बात करने का। और मेरी इंग्लिश कुछ खास नहीं है बट स्टिल मैंने कैसे सर्वाइव किया और क्या क्या चीज़ें आप भी कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी हेजिटेशन निकल जाए। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन ले लेते हैं हम इंटरव्यू का। तो बेसिक जब भी हम मतलब कोई भी एजुकेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने एमसीए करा हुआ है, आप बीटेक कर सकते हो या मे बी बीसीए के बाद भी आप अगर जॉब के लिए जाते हो या कोई डिप्लोमा कोर्स होल्डर हो और स्टिल आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें इंटरव्यू प्रोसेस होता ही है। और मोस्टली इंटरव्यू प्रोसेस में आपसे इंग्लिश में ही सवाल करे जाते हैं। अब बात ये है कि क्या हिंदी में आंसर करना ठीक रहेगा। तो इट्स अ बिग नो, मतलब आपको इंग्लिश में ही जवाब देना ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी। क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब आप कहोगे कि यार ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमारी हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं या कोई और अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो इसमें हम इंग्लिश में क्यों कहें। बात सिर्फ एक ये कि फर्स्ट इंप्रेशन की है। अगर आप मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत फ्लुएंट बोलो बट आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो दिस इज़ ऑल गुड। मोस्टली जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी इंग्लिश जज करी जाती है वो है बहुत कॉमन क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 100% ऑफ द टाइम पूछा जाता है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें अगर आप उसमें भी हेजिटेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक इंप्रेशन बनाए देंगे। तो अब ये कहाँ होगा कि अगर दो बंदे सेलेक्ट होते हैं और एक को टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं पता मतलब बोल पा रहा है और एक बोल पा रहा है तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है मोस्टली, क्योंकि वो कहते हैं यार ये कुछ ना कुछ तो बोल ही लेगा क्लाइंट के सामने, पर इसको लेंगे तो ये तो बिल्कुल ही चुप रह जाएगा। तो एक ये मेंटेलिटी सभी के दिमाग में है, मतलब एचआर के भी है। और इवन अगर जैसे मान लो मैं भी हूँ और मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती है बट अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ और अगर वो इतना हेजिटेट करता है कि लाइक आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलना चाहते हो, जैसे कि हाय माय नेम इज़ दिस एंड मैंने ये काम किया है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि आई हैव डन दिस एंड लास्ट 5 years आई हैव बीन डूइंग दैट। तो दिस ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं मतलब वो कोई आपसे ऐसे नहीं लिखा रहा है, कुछ नहीं, बस आपके बारे में बता रहे हैं। तो उनका एक माइंडसेट रहता है कि यार ये अपने बारे में बता पा रहा तो आगे क्या बताया। तो इंग्लिश आप वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते बट इसका एक वे है, वे अराउंड है कि आप जिससे बच सकते हो मतलब ये अवॉइड कर सकते हो हेजिटेशन। वो है ऑफकोर्स इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करके। जैसे अगर आप बोलोगे टॉप 5 एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, टॉप इजी एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, तो उसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि एचआर किस तरह क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा 9 years में, जिसमें मैंने मेरे ख्याल से 4 कंपनियां बदली होंगी, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन यही था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरे से पूछा गया आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने किस प्रोजेक्ट्स में काम किए हैं और आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हो। तो ये इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, इसके आंसर प्रिपेयर करने हैं और प्रिपेयर भी बहुत सिंपल इंग्लिश में करने हैं। कुछ कुछ सेंटेंसेस जैसे आप अगर इसको पकड़ लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक तो प्रेजेंट टेंस में चलो आप बिल्कुल कि माई नेम इज़ दिस एंड आई वॉन्ट टू डू दिस, और जैसे आई वॉन्ट माई नेम ये तो चलेगा ही। और जैसे आई हैव बीन डूइंग दैट, मैं अभी तक ये करता आ रहा हूँ। और एक जो बहुत चलता है कि आई थिंक प्रेजेंट थर्ड फॉर्म है, मतलब मेरे को भी याद नहीं है टेंसेस, बट जैसे कि मैंने ये किया है तो आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। तो जब इस लाइन को आप लेकर चलोगे ना तो मोस्टली मतलब 80% ऑफ द क्वेश्चन आप आंसर इसी लाइन से ही कर दोगे। और उसके बाद बीच में आपका फबल होता है, मतलब आप हकलाने लग जाते हो या आप नर्वस हो जाते हो, तो इट डजेंट मैटर। क्योंकि कई बार होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंस दिखता है ना थोड़े एक दो सेंटेंस में, तो वो बोलते हैं कि ठीक है ओके हम इसको हिंदी में लेकर चलते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो 4-5 जैसे जब आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपको एक टेंसेस मिल जाएंगे आपको ना कि किस किस तरह से आपके वो यूज़ हो रहे हैं एंड उसको यूज़ कर कर आप अपने सेंटेंस बना सकते हो। और कुछ नहीं है, आपका करियर ही है, आपका कुछ स्पेशल नहीं है। आपको ये नहीं कह रहा कि आप रूम डिफाइन करो कैसे कर रहे हो या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने कभी करी ना हो, ऐसा भी नहीं है। वही है कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपकी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। और जब आप एक्सप्लेन करने लगते हो ना कि जैसे प्रोजेक्ट में आपने क्या करा है, तो अगेन वही सेंटेंस दोबारा चलते हैं कि ओके माई रोल वॉज
लाइक मेंटेनिंग डेटाबेस, इन डेटाबेस आई वाज डूइंग दिस, तो मैं ये कर रहा था, तो कर रहा था, इस तरह के जो बनते आई वाज डूइंग दैट, तो ये सब जब आप थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो सिर्फ इस लेवल तक ही इंटरव्यू में आपका काम चल सकता है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब क्या है कि मोस्टली होता क्या है कि एचआर के राउंड में आपसे पूछा प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अपनी सैलरी नेगोशिएशन के बारे में जो भी था, कुछ कुछ सेंटेंस आपने याद कर लिए, प्रेजेंट टेंस कर लिया, और मैं कर रहा था, मैंने ये करा है, तो इस तरह के आपने प्रिपेयर कर लिए। अब उसके बाद क्या है कि जब आप टेक्निकल में जाओगे, टेक्निकल में तो जब आप टेक्निकल की होती है तो जैसे कि मान लो जैसे शीशा आपके ऊपर क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, तो ये तो सब प्रेजेंट टेंस में चलते हैं कि गार्बेज कलेक्शन कम्स विद लाइक 3 जनरेशंस एंड जनरेशन 1 जनरेशन 0 हैव शॉर्ट लिव ऑब्जेक्ट, तो ये तो आसान हो जाता है काफ़ी। टेक्निकल आंसर करना काफ़ी आसान है इंग्लिश में, तो उसमें तो आप हिंदी में ना ही कोई करना था ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्मूथली जाता है। बस ये है कि जब आपको उटपटांग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो टेक्निकल, क्योंकि इसमें टेंसेस का हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है कि जैसे मैंने गार्बेज सिलेक्शन की बात करी, उसमें आप जनरेशन आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे उसने आप जनरेशन पूछेगा तो आप आधे क्वेश्चन वो वैसे ही बंद कर देते हैं, अच्छा चलो ठीक है इसके बारे में पता है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। जैसे एमवीसी के बारे में बताया, आप बोलोगे मॉडल व्यू कंट्रोलर है, एमवीसी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर, इन दिस वी क्रिएट व्यूज, वी हैव मॉडल, सो इस तरह का है, तो सब कुछ प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात कर रहे थे कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, मतलब क्या सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो मोस्टली जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें एक ओरिएंटेशन वाले प्रोग्राम होते हैं जिसमें वो 2-3 दिन का थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है, उसमें भी वो इंग्लिश बोलते हैं, बट वहाँ पे आप देखोगे कि सब नहीं बोलते हैं, मतलब सब और भी लोग आपके जैसे होंगे, कुछ आपसे भी खराब होंगे, तो आपको वहाँ पर भी एंजॉय करना है, बस कोई नर्वस नहीं है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए हो। और सिलेक्ट होने के बाद अगर आप ओरिएंटेशन में सही परफॉर्म नहीं करते इंग्लिश में, या जैसे भी है जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती नहीं होती हैं, तो दे विल जस्ट थिंक कि वो आप नर्वस हो। और अगर आप सही में फॉल कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो बस एक लाइन याद रख लो कि ओ सॉरी, आई एम लिटिल बिट नर्वस, आई यूजली स्पीक अलॉट बट इट्स रियली न्यू फॉर मी। तो इस तरह से आप थोड़े बहुत सेंटेंसेस यूज करोगे तो आप काफ़ी गेट अवे हो जाओगे आपके, है ना। तो ये है आफ्टर सिलेक्शन की आपका आप किस तरह से ओरिएंटेशन हो गया। और फिर जब एक्चुअली आपकी मीटिंग्स होनी शुरू होती हैं, अब वहाँ पे कितना ज़रूरी है, जैसे जब आपको एक्चुअली काम असाइन होने लगता है, क्योंकि जो हमारे कलीग होते हैं, अब इट डजंट मैटर कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं पता, बट जैसे टीसीएस का भी लगा लो या डेमको भी लगा लो, उसमें क्या है कि बंदे कितने भी साल के हो बट हिंदी तो बोलते ही हैं, और या अगर आप साउथ साइड में तो शायद अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलेंगे। बट जब भी क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, मान लो कई कई उसमें होता है कि जब आप मीटिंग करते हो, जैसे स्क्रम मीटिंग है, जैसे जो भी है 2 मिनट्स मीटिंग जो भी होती है, डेली स्टैंड अप जिसे बोलते हैं, तो अगर उसमें अगर आप फॉरनर आता है तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। बट मोस्टली क्या है कि जो शुरू के एक्सपीरियंस वाले बंदे जैसे 1 to 4 ईयर्स, उनको इतना नहीं कहते, उनको बस ये कहते हैं कि तुमने क्या करा ये बताओ, और बाकी इतना डिस्कशन नहीं होता है, और मतलब आपका काम चल जाएगा। मतलब आप ये सोचोगे यार अब इंग्लिश में क्या होगा, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि लीड जो होते हैं वो टेक्निकली आपको जज कर चुके हैं, तो आपको इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो समझा देते हैं, बस ये कहते हैं कि स्टार्ट रिवर्किंग। बट एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़रूरी है, वो है अंडरस्टैंड करना। मतलब अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो ना, कि जो क्लाइंट बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, देखो अपना पॉइंट रखना आपको थोड़ा सा डाउन करता है, बट वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता जितना आपको समझ ना आने पे आता है। अब जैसे मान लो बात हो रही है कि हमें डेटाबेस में चेंजेस करने हैं और हमें इस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे, अब ये क्लियर कट कह रहा है कि डेटाबेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, उससे रिलेटेड जैसे बैकएंड का है, तो इस तरह की चीज़ें जब आप बोल रहे हो और अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि वो बैकएंड की बात कर रहे हैं, आप यूआई के बारे में बताए जा रहे हो, तो वो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आपको लिसनिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है। तो अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो वो काफ़ी बेटर हो सकता है। और लिसनिंग स्किल्स कहाँ से बढ़ सकती है, ऑफकोर्स इंग्लिश मूवीज़ है, इंग्लिश टीवी सीरीज़ अब तो बहुत, और मेरे ख्याल से जो हमारे इधर के इंडियंस हैं उनकी भी इंग्लिश डब मूवीज़ होती हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की इंग्लिश है, मतलब जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बिल्कुल अंग्रेज वाली ब्रिटिश एसेंट वाली नहीं। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है। और ये थोड़े टाइम की बात होती है, बाकी आपको हर एक बंदे का बोलने का एक स्टाइल अलग होता है,
तो जब आप वो बोलता है तो आपको दिमाग में आने लगेगा कि अच्छा ये इस तरह से बात कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है एज कम्पेयर टू स्पीकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब आपको वर्क असाइन हो गया है, अब देखो आप मीटिंग में थे, है ना, आपको जितने भी साल का एक्सपीरियंस हो, ये सब गो थ्रू करते हैं कि आपको एक मीटिंग होती है, उसमें वर्क समझाया जाता है ना, और फिर उसमें फिर आपको कहेंगे ठीक है ये काम ये करेगा ना, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें अब इंग्लिश कितनी ज़रूरी है। अब काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि ऐसी टीम मिल जाती है जिसकी इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो, बट थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है, तो उसको हमेशा नोट डाउन करो कि ये क्या कहना चाह रहा है, और हमेशा अपने टीम लीड से, जो भी आपका सीनियर है, जो वहाँ पे सीनियर है, या जो उस मीटिंग का इंचार्ज होगा, जैसे स्क्रम मास्टर जिसे बोलते हैं, तो उससे हमेशा मीटिंग के बाद उससे एक हम्बल रिक्वेस्ट करो कि कैन वी सिट टुगेदर, कि मेरे को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में, मेरे को थोड़े से वर्ड्स शायद नहीं है, और हर बार ये बोलना जरूरत नहीं मेरी इंग्लिश कमजोर है, ऐसा कोई बोलने की जरूरत नहीं है। उसको ये जताओ कि मेरे को टेक्निकली थोड़ा सा डाउट है, तो क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे जब आप डिस्कस करना शुरू करोगे ना, तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी गैदर हो जाएंगी। और जो अच्छी बात इसमें है कि जब आपके पास इंडियन टीम होती है तो उसमें सब कोई इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मतलब सब मतलब थक जाते हैं इंग्लिश बोल बोल के, तो कहीं ना कहीं वो हिंदी में आ ही जाते हैं। तो आप अपना बोलो, थोड़े बहुत सेंटेंसेज आप भी यूज़ करने की कोशिश करो, नहीं भी करोगे तो काम चल जाता है। बट ये मेक श्योर कि जो भी रिक्वायरमेंट आती है उसको आप बोलो। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, वैसे तो मोस्टली नहीं उड़ाते हैं, बट ये कहता है यार ऐसे कैसे काम चलेगा कि भाई इंग्लिश नहीं आ रही तुम्हें। कहता है आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये वो जो भी अपना अपना लेट लपेट कर सकते हो। पर यह कि उसमें हिंदी में आप पूछो, और कभी भी ऐसा मत करना कि जैसे मान लो कई बार होता है कि हम कहते हैं नहीं इंग्लिश में बोलना, आप पूरा एफर्ट मार रहे हो पर आप अपने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को ना। तो जैसे मीटिंग में भी होता है, कई बार आप इतना कर लेते हो तो उसको बोलो क्या नहीं, ऐसे एक सेंटेंस याद रख लो कि आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, कैन आई डिस्कस विद माई टीम लीड एंड देन ही माइट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह की अगर आप सेंटेंसेस यूज करोगे तो कोई मतलब कोई इतना माइंड नहीं करता, वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है नया बंदा है या जैसा भी है, आप उसको हिंदी में बता दो। और फिर कई बार होता है कि चीज़ें बहुत गलत जा रही होती है, मतलब मीटिंग में क्या होता है कि एक मान लो चीज़ है कि वो कहते हैं कि टेबल डिलीट कर दो, ठीक है, और आपको पता है टेबल अगर डिलीट होगी तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है, पर आप समझा ही नहीं पा रहे हो कि यार अगर आप टेबल डिलीट कर दोगे तो ये हो सकता है वो हो सकता है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हो जाएगा, और आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो उस टाइम आप हमेशा उनको स्टॉप करो और बेशक से हिंदी में आप उसको कन्वे करो, और वो आपका टीम लीड संभाल लेगा कि अच्छा चलो ये बोलना चाह रहा है। तो ही कैन से इट लाइक कि what he is trying to say is deleting table will impact a lot and it will gonna cost us lots of days or lots of time, so we need to think over it and then we can come back, so we can discuss it offline। so इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टीम लीड उनसे बात कर कर आपको कन्वे कर सकता है। तो कभी भी ये मत करना कि अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप इंग्लिश में ही मतलब ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, और जबकि आपको लग रहा है कि वो गलत जगह जा रहा है तो हमेशा हिंदी में आप डिस्कस कर लो। चाहे वो मैनेजर हो चाहे टीम लीड हो, कोई माइंड नहीं करता इस चीज़ को। सबको पता है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, और सेकंड लैंग्वेज में हमेशा आपको जब आप एक्सप्लेन करते हो कुछ भी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक और केस आता है कि जब आपको कई बार होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको मैनेजर से बात करनी है, तो मैनेजर से बात करने के लिए आपको इंग्लिश में ना जाना है। देखो जब मैनेजर से, अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैनेजर से आमतौर पे हम इतनी जल्दी बात नहीं करते हैं, मेरे ख्याल से 6-8 महीने बाद ही, या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट होता है जो काफ़ी क्रिटिकल होता है उसमें आपको असाइन कर दिया और आपको सही में मैनेजर से डायरेक्टली बात करनी पड़ रही है, तो उसमें आप ज़्यादा मत करो। अगर मैनेजर आपका इंडियन ही है, मतलब यहीं का ही है, तो आप हिंदी में भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो अनटिल अनलेस वो मैनेजर आपको टोके कि नहीं भाई इंग्लिश में बात करो, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़, अगर आपका मैनेजर कहाँ का है, अगर आपका मैनेजर यूएसए का है कहीं का, तो उनके थोड़ी सी दिमाग में रहता है कि नहीं हम इंग्लिश में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है, फोबिया होता है कि भाई इंग्लिश की प्रैक्टिस ना छूट जाए, या बंदे क्या है कि ज़्यादा वो इनफॉर्मल ना हो जाए ना। तो हमेशा इंग्लिश में ही करने की कोशिश करो जब तक दूसरा मैनेजर नहीं कहता है कि यार तुम हिंदी में आ जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके टू स्पीक इन हिंदी। तो वो चीज़ हो सकती है, बट वहाँ के लिए हमेशा ट्राई करना कि वो करेंगे, बाकी वो जजमेंट पास कर देंगे कि यार तेरी इंग्लिश इतनी सही नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है तो हिंदी में बात, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा बुरा लगता है अपने पर, कभी भी कोशिश छोड़ना मत, मतलब आप करते रहो, और कहीं ना कहीं आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे, आप गलत भी इंग्लिश बोल रहे होगे तो कोई माइंड नहीं करेगा, क्योंकि आप सही बोल रहे होगे, मतलब इंग्लिश गलत बोल रहे होगे पर चीज़ आप सही बोल रहे होगे।
तो एक वो चीज़ है, तो मैनेजर से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, बाकी आप जब बात करते हो आपको कंफर्टेबल लेवल पता चल जाएगा। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंग्लिश में मैनेजर ज़्यादा बात नहीं करते अनटिल अनलेस कि वो यूएसए या मतलब बाहर के ही हों। और खैर अंग्रेज होंगे तो अंग्रेजी में ही बात करेंगे। बट जो इंडियन मैनेजर्स हैं मोस्टली यहाँ के जो होते हैं वो 90% हिंदी में बात करते हैं। और जब मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि मोस्टली वो दे स्टार्ट विद इंग्लिश सेंटेंस की, सो गाइज इन टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज दिस एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। तो थोड़ा बहुत मतलब 5-10 मिनट वो इंग्लिश में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और फिर वो अपने आप ही हिंदी में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको पूरी ज़िंदगी या पूरे जितने भी 8-10 घंटे हैं आपको उसी में बिताने इंग्लिश बोल बोल कर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी स्पीकिंग है तो हिंदी में बात करते हैं लोग, तो आपको उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है कि वो एचआर वाला राउंड आपका थोड़ा क्लियर होना चाहिए। बाकी टेक्निकल तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, वो तो है ही। बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आपको इस वजह से निकाल दिया जाता है। बट हाँ, ये केस है कि अगर आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे, अब जैसे किसी ने आपसे पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड आपके मेरा नाम ये है, वो कहेंगे व्हाट इज़ दिस यार, यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब एंड व्हाई यू आर आर टॉकिंग लाइक दिस। और इसकी जगह आप जस्ट चाहे हकला कर बोल रहे हो, हाय माय नेम इज़ दिस एंड ऑल, कहते प्रशांत या आदित्य दिस दिस दिस। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब सब कवर अप हो जाती है, बट कोशिश दिखनी चाहिए, बस ये है पॉइंट। और अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपका बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता है वो है राइटिंग ईमेल्स। तो कई बहुत बार होता है कि आप जब आप जो काम कर रहे होते हो उसका मेल जब आपको बनाना पड़ता है, ये जैसे अपना स्टेटस लिखना पड़ता है, तो वो इंग्लिश में ही जाएगा, हिंदी में तो बिल्कुल भी सोचना मत किसी भी तरह से। तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश टेस्ट होगी बिल्कुल, और उसमें ऊटपटांग लिखोगे तो दे विल जज यू, और आपको सुनना भी पड़ेगा कि यार ये किस तरह की इंग्लिश है, ये क्या लिखा है। तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बट उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप उसको इजीली लिख सकते हो टूल्स यूज़ करके, जैसे गूगल ट्रांसलेट करके है, तो उसमें आप हिंदी टू इंग्लिश आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस हिंदी में बोलो कि आज मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने ये काम किया, उसके बाद ये काम किया, तो वो बिल्कुल इंग्लिश में आ जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो ग्रामेटिकली ख़राब नहीं होता है। बेशक से इंग्लिश थोड़ी ऊटपटांग सी लगे बट वो इतना मैटर नहीं करता है। बट वट मैटर्स इज़ कि आपने इंग्लिश में सही से लिखा है, उसको आप ऊटपटांग इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो वो बहुत इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो ईमेल होता है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। जब आप वर्बली डिस्कस कर रहे हो कुछ भी तो वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं आपको पॉइंट करेगा यार ये भाई क्या बोल दिया, क्या बोल दिया ना। वो हमेशा पूछेंगे कि क्या आप ये बोलना चाहते हो। और इवन इन हिंदी हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आज मैंने ये काम किया था, क्यों, तो वो पूछ लेते हैं आज किया था या कल किया था, हाँ हाँ ओके मैंने कल किया था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स और मिस्टेक्स होती रहती है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। पर जब आप इसको मेल में लिखकर भेज देते हो तो वो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ यार इसको देखो यार किस तरह की इंग्लिश बोलता है। तो एक वो है केस की उसमें आप ट्रांसलेट बिंदास यूज़ करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक मोस्टली आप वर्ड में जब आप टाइप करते हो तो उसमें भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। बाकी गूगल का एक्सेस सभी जगह होता है, तो गूगल में भी ट्रांसलेट आप सीधा कर सकते हो। और बाकी आप सेंटेंस में टाइप कर देखोगे तो मोस्टली मेरे ख्याल से सारे ही करते होंगे कि जिसमें आप ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस आपको लगता है ठीक है बट कुछ गड़बड़ है तो सर्च करके देख लेते हैं, मोस्टली मिल जाते हैं सेंटेंसेज। तो एक वो चीज़ है, तो इसमें आपका कोई गेट अवे नहीं है। और अगर आप एक्चुअली काफ़ी नर्वस हो रिलेटेड टू दिस कि इंग्लिश में यार मेल कैसे लिखे, तो कभी भी गलत लिखकर मत भेजना। हमेशा फेवर लो, अपने लीड्स का लो या कुछ करो। और मतलब और सीधा ये मत कहो यार मेरी मेल लिखवा दो। आप मेल लिखो और उसको कहो कि प्लीज़ कैन यू चेक इट कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं और बहुत मज़े लेते हैं सीनियर्स जब आपकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो बट ऐसे बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे मैंने भी अपने करियर में काफ़ी बार हेल्प ली है, क्योंकि मैं भी काफ़ी छोटी कंपनी से मैं एमएनसीज में गया था, तो ईमेल का कल्चर था ही नहीं। और राइटिंग इंग्लिश इज़ लाइक मैंने शायद एप्लीकेशन या लेटर्स ही लिखे होंगे और वो भी याद कर लिखते थे। तो काफ़ी थोड़ी सी नर्वसनेस होती है कि मैनेजर सीसी में जब आ जाता है तो वो बुलाकर पूछता है यार ये क्या लिख रहे हो। तो वो चीज़ें जो है ना वो आप हमेशा हेल्प लो कि यार कैसे, क्योंकि हर एक कई मैनेजर होते हैं वो इतना माइंड नहीं करते यार ये क्या लिख दिया यार दोबारा लिख कर भेज। कुछ होते हैं कि उनका दिमाग खराब जाता है यार तेरे को नहीं आते थे तो पूछ लेता ना। तो हमेशा वो चीज़ कभी भी स्किप मत करना। हमेशा आस्क योर सीनियर्स की एक बार प्लीज़ देख लो कैसी मेल है कि ये मैंने ठीक लिख रहा है नहीं, या मेरी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी ठीक करवा दो, बुलेट्स नंबरिंग कैसे यूज़ करनी है। तो वो हमेशा आस्क कर लेना, पर थोड़ी सी कोशिश जरूर करना हमेशा। ऊटपटा इंग्लिश जैसे मैंने कहा ट्रांसलेट कर पहले लिख कर रख लेना, बाकी वो थोड़ी सी सुधरवा लेंगे। बट
फ्रॉम द स्क्रैच कोई हेल्प नहीं करेगा आप लोगों की, कि आप सोच रहे हो कि यार मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और प्लीज़ मेरी लिखवा दो, मैंने आज ये काम किया बता दो, तो उनको लगता है कि यार पैसे तो ये ले रहा है और काम हम करेंगे, तो वो थोड़ी सी मेंटली रहते हैं। तो हमेशा ट्राई करो, और इंग्लिश यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बट ईजी भी है। आप एक्चुअली आप जैसे एंड्रॉयड में भी, मोबाइल में भी आपके काफ़ी टूल्स है जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिसमें आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हो कि आज मैंने काम किया तो वो एक्चुअली टाइप हो जाता है और फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको मतलब एप्लीकेशन के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, मैंने यूज़ किया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी आई थिंक वो ये और काफ़ी टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली करके एक एक्सटेंशन आता है, बट उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो काफ़ी कंपनीज अलाउड नहीं करती हैं, क्योंकि एक्सटेंशन अलाउड करना ठीक नहीं, क्योंकि वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो पर यह है कि आप ग्रामरली का कीबोर्ड भी है तो वो एंड्रॉयड में डाल सकते हो, और उसके मतलब मेरे ख्याल से ग्रामरली अगर आप कीबोर्ड डाल लोगे तो वो क्या करता है कि जब आप टाइप करते हो तो उसमें वो एरर्स फाइंड आउट कर लेता है, उसमें कोमा है या नहीं वो भी फाइंड आउट कर लेता है, तो काफ़ी चीज़ें सही हैं। और वर्ड में आप टेंसेस करेक्ट करने के ऑप्शन आ जाते हैं, और बाकी ट्रांसलेट तो है, हिंदी टू इंग्लिश आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप कर सकते हो। सो बाकी एक समराइज कर लेते हैं कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा कितना काम चलता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने बहुत छोटी कंपनी से स्टार्ट किया था, वहाँ पे तो कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, इवन डायरेक्टर्स भी इंग्लिश नहीं बोलते थे। बट जब एमसीए करा था तो उसमें एक दो बार प्रेजेंटेशन दी थी इंग्लिश में, तो इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी, मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ बोलूँ। बट अगर आप अभी मेरी वीडियोस देखोगे तो काफ़ी जगह मैंने मतलब इंग्लिश में वीडियोस बनाई हैं, और मतलब इतनी खास नहीं है, बट मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ अपने आप को, और कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होती कि मतलब मैं देखकर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो, तो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मैंने किसी का प्रैक्टिस नहीं करी, सब ऑन द वे हुआ है कि मतलब 2-3 साल तक मैंने काम किया, उसके बाद मैंने एमएनसी ज्वाइन की, वहाँ पे मेरे को इंटरेक्शन करने का मौका मिला। और एक ये था कि अंग्रेजों के साथ काम करने में थोड़ा फ़ायदा रहता है, क्योंकि वो जज नहीं करते आपको। बात क्या है कि जजमेंट कौन पास करते हैं, जैसे जो हमारे इंडियन लोग ही हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, तो वो जज करते हैं यार ये क्या इंग्लिश बोल रहा है। बट बात क्या है कि जो इंग्लिश है वो एक टूल है कम्युनिकेशन का, ठीक है, वो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। मेन मैटर क्या करता है, आपको इंग्लिश बोलने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपका वो प्रोफाइल नहीं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर रहे हैं, आपका प्रोफाइल है टेक्निकल, आपको वेबसाइट्स बनाने, आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं ना, बट जजमेंट वहीं पास होती है। तो अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी अंग्रेज के साथ काम करना है, तो मेरे ख्याल से आप वो चूज़ करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि वो जज नहीं करते, वो आपको समझने की कोशिश करते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि जो आपके कलीग्स होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट काफ़ी होते हैं कि आप हेजिटेट करोगे क्योंकि यार इसकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी नहीं है। तो मेरे साथ भी काफ़ी ऐसा केस हुए हैं, बट ठीक है, मतलब आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं यू विल गेट कॉन्फिडेंट कि आप बोल पाओ, ठीक है। बट अगर आप ये सोच लोगे कि मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जैसे मैं भी ऐसे सोचता था कि मेरे को इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, बट आपको जब महसूस होगा, जब आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो इंग्लिश में अच्छी बोलता हो और टेक्निकल भी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस टाइम आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। और कहीं ना कहीं हर कोई आपसे भी बेटर है और आपसे कम भी होगा, तो हमेशा एम करो कि जो आपसे बेटर है उससे आप करो कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो कोई गेट अवे नहीं है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन तो करनी ही पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जैसे अगर आपका काम अच्छा है तो आपको ओवरसीज जाना पड़ेगा, वहाँ पे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप हिंदी में कुछ बोलना शुरू या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलोगे, उनकी लैंग्वेज में नहीं बोलोगे, तो वैसे ही वो दूर हो जाते हैं कि यार अच्छा ये ठीक है, अवॉइड करने लगते हैं, और वो बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहता है। तो वो चीज़ है कि इंग्लिश में थोड़ा करो, और बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश में प्रैक्टिस करने का कि आप वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे। जैसे आप कुछ बनाते हो, जैसे ट्यूटोरियल्स है, तो हर एक तरह की अलग टाइप की इंग्लिश होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आपको इंग्लिश में बोलना पड़ रहा है कि जो आपके माइंड में आ रहा है वो सब आप बोल रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट अब जैसे कुछ समझाते हो आप, जैसे कोई प्रेजेंटेशन देते हो या कोई टेक्निकल चीज़ें समझाने लगते हो ना, तो उसमें इंग्लिश बोलना थोड़ा सा आसान है, और रीज़न वही है कि आप उसमें एक ही टेंस यूज़ करते रहते हो। तो वो चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो बिल्कुल आपको आने चाहिए, और कोशिश करना कभी भी रटो मत उसको,
चाहे हमेशा हर बार आप कुछ अलग तरीके से बोलो, बट इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आओगे ना तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि होता क्या है कि जब आप कुछ भी बोलते हो ना, मतलब बिना सोचे, तो उससे इंग्लिश आपकी इंप्रूव होनी होनी है। और वीडियोस बनाना तो सबसे फाइन एग्जांपल है कि जैसे आप ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे व्यूज़ ना आए, बट इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मेरी बहुत इंग्लिश काफ़ी, मेरे हिसाब से मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है जब मैंने इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोज़ बनाई हैं। और काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे ऐसे कि अबे यार इंग्लिश बोलने नहीं आती तो क्यों बोल रहा है, क्यों मतलब वीडियोज़ बना रहा है। बट डज इट रियली मैटर, मतलब मेरा अकाउंट है, मैं बना रहा हूँ, मेरे को अपनी प्रैक्टिस के लिए बनानी है, और साथ ही साथ किसी की हेल्प हो रही है तो वाई नॉट। और कौन जज, मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई मेरे पर हंसेगा, क्योंकि मैं तो समाज सेवा टाइप कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्प कर रहा हूँ। तो एक अलग फीलिंग है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, बट उससे आप हेजिटेट मत करना। और सबसे बढ़िया है कि अगर आप नहीं डील कर पा रहे हो कमेंट्स ना, कमेंट्स टर्न ऑफ कर दो, बट डू मेक वीडियोस। और अगर यूट्यूब पे भी डालना चाहते हो, अपनी वीडियोस बनाओ, उसको देखो। जब आप पहले तो हेजिटेशन होती है, मतलब मेरे साथ भी हुआ, जब आप इंग्लिश में बना देते हो फिर देखते हो कि मैं मोस्टली ऐसे करता था आ उ आ ई आ उ, मतलब काफ़ी हेजिटेशंस रहती थी, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं है ना। और कई बार टॉपिक भी भूल जाते थे, कि कई बार होता है कि सेंटेंसेस ही नहीं बन पाते, कि टेंस पता नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ना, फिर वो मन नहीं करता देखने का, मूड बहुत ख़राब होता है। बट अगर आप लगे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट लेवल मिल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वो एक्चुअली सही बात है वो। तो आप उस तरह से कर सकते हो। बाकी कोई भी हेल्प हो, कोई भी डिस्कशन हो रिलेटेड टू दिस, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं तो बस था कि कुछ यूजर्स के मेरे पास कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग दिस की सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इंग्लिश कितनी जरूरी है, सब करके एफ पे भी आए थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक वीडियो बना दूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी डिस्कशन के लिए तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन, आप मेरे को कमेंट करो, आप एफ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपको हेजिटेशन होती है, जो भी आपको मान लो इंग्लिश में कुछ हेल्प चाहिए किसी भी तरह से, कि मतलब काम चलाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के लिए स्पीच तैयार कर सकता हूँ, बट जैसे इंटरव्यू में किसी ने कुछ बोला, आप नहीं बोल पाए या कुछ भी है, तो एक होता है ना, एक बंदा सोचता है, साथ में एक और बंदा सोच लेगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा और बूस्ट मिल जाता है ना। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। थोड़ा सा शायद डिले हो सकता है, क्योंकि टाइम का कॉन्सेंट हमेशा रहता है, बट आई विल डेफिनेटली आंसर यू गाइस। और कुछ भी डिस्कशन हो प्लीज़ कमेंट, एंड आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, और किसी और रिलेटेड आपको वीडियो बनवानी हो तो आप मेरे को बोल सकते हो।